हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा यहाँ पर फिजिक्स का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। और फिजिक्स के पेपर की अगर हम बात करते हैं 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 32 तक का सॉल्यूशन पिछले 6 वीडियो में आपको दे चुका हूँ। ये 7th वीडियो है इस पेपर की, और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 33 आपको सॉल्व करवाऊँगा, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 33 का अब हम ट्राई करते हैं पहला पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट ये है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैविंग n टर्न्स। ओके, तो देखिए बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर कोई एक कॉइल है, क्या है बच्चों, एक कॉइल है, मतलब ऐसे कॉपर को कई टर्न्स में रैप कर दिया गया किसी कार्डबोर्ड पे या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे, ठीक है। और इसका कनेक्शन हमने कर दिया ऐसे किसी सेल से। सपोज कीजिए इसमें हमने एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस की। कैसी करंट प्रोड्यूस की? हमने यहाँ पे एक वेरिंग करंट, यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस रखते हैं जो चेंज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, वेरिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक वेरिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब करंट की वैल्यू तो ऐसे फ्लो होगी, करंट बिल्कुल होगी इस कॉइल में, बट उस करंट की वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो। सपोज करो हमने इंक्रीज होने वाली करंट इसमें कभी फ्लो की, तो अगर किसी कॉइल में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, इस करंट का अपोज करती है, ये इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है। और अगर ये करंट डिक्रीज होती है, मतलब जो करंट है सर्किट की वो अगर डिक्रीज हो रही है, तो इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। मतलब जब किसी कॉइल में करंट के चेंज होने से उसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाए, खुद भी एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर ले, तो ऐसे फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसकी वैल्यू होती है -L di/dt, ठीक है। यहां से जो L है, ये है L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इस L को क्या बोलते हैं, L को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी डेफिनेशन आ सकती है बच्चों। क्या आती है डेफिनेशन भाई? अगर हम चाहें तो L को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, -E/di/dt है। ये माइनस साइन ये बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, जो करंट में हम चेंज कर रहे हैं, उसके अपोजिट में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ई की क्या है, ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू करंट के चेंज का अपोज करती है। देखो जैसे करंट इंक्रीज हो रही थी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो रहा था, इधर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जब करंट डिक्रीज होने लगेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही? मतलब जो चेंज हो रहा है, अगर बढ़ रही है तो वो घटाने की कोशिश करेगी, अगर घटेगी तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ। तो ये होता है। अब यहां से बच्चों L की हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। इसको याद रखना कि सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों नाम से जाना जाता है, कभी ये पूछ दिया जाए तब भी समझ लेना कि यही पूछा गया है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इफ di/dt इज 1 A/s, देन L इज इक्वल टू -E। तो हम क्या बोलेंगे, when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, then
द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। जब किसी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। अच्छा, ये तो हो गया भाई सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज हमसे यहाँ पे क्या की गई बच्चों, अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, सोचो। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, या फिर इसकी एक और यूनिट हो सकती है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई की यूनिट क्या होती है, वोल्ट अपान में डीआई, डीआई की वैल्यू एम्पियर इनटू सेकेंड, ऊपर चला जाएगा। तो एल की एक ये यूनिट होती है और एक एल की ये यूनिट होती है, ये उसकी यूनिट हो गई। क्या हो गई, ये हो गई हेनरी हो गई, अच्छा, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर हो गई। अब अगर इसका डायमेंशन मान लीजिए अगर आपको निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, तो तो भैया वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद करो, वोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलाम, लिख सकते हो ना, इनटू एम्पियर, ऊपर है सेकेंड। अब सारी डायमेंशन पुट कर दो, तो एल की डायमेंशन कहाँ से आ सकती है, यहाँ से ये आएगी जूल, जूल का ml स्क्वायर t माइनस टू, एनर्जी की यही होती है ना डायमेंशन, ml स्क्वायर t माइनस टू। अच्छा, सेकेंड की क्या होती है बच्चों, टाइम, अच्छा, चार्ज, कूलाम, कूलाम का मतलब होता है एम्पियर इनटू सेकेंड। एम्पियर की डायमेंशन को a से लिखते हैं, सेकेंड को t से लिखते हैं, तो a इंटू टी है ना, करंट की डायमेंशन एम्पियर और टाइम की t, और फिर एम्पियर है उसकी जगह क्या आएगा a, ये t से t ऊपर वाला कैंसिल होगा तो क्या बचेगा भाई, l का डायमेंशन आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस टू a माइनस टू। ये तो डायमेंशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली और उसकी डायमेंशन पढ़ ली। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, लेंथ L एंड नंबर ऑफ टर्न्स N। इसका मतलब क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि एक सोलेनॉइड है इस तरह की, यस, ठीक। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है बच्चों क्या है, L है। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, बहुत बड़ी है, लंबी सी, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N है, तो N टर्न्स, ठीक है। हमसे कह रहे हैं इसका जो एरिया है, ये एक कॉइल का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A है, ठीक है। हमको इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का एक ये भी फार्मूला होता है, L इज इक्वल टू एन फाई अपान आई। इसी फार्मूले का यूज करके हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस हम किसी भी कॉइल का या प्लेन कॉइल का या सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L इज इक्वल टू एन फाई अपान आई आपको यूज करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं किसी समय इस सोलेनॉइड में आई करंट फ्लो हो रही, वैसे तुमको पता है इसमें करंट चेंज होती है बट ये इंस्टेंटेनियस करंट है। तो किसी टाइम इस सोलेनॉइड में कितनी करंट है, आई करंट है। तो इस आई करंट की वजह से इस सोलेनॉइड की एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो लिखेंगे यहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, ये होगी B इक्वल टू म्यू नॉट, क्या फार्मूला होता है, एन आई अपान एल, ठीक है, म्यू नॉट एन आई अपान एल, जहां एन क्या है नंबर ऑफ टर्न और आई क्या है करंट, एल क्या है लेंथ, पता है आपको। देखो हमें ये फार्मूला यूज करना है, मतलब हमें एन और आई तो पता है, हमें मेन चाहिए क्या, फाई। तो फाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब बी ए, बी इंटू ए, तो बी मिल गया है, अब एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लक्स मिल जाएगा, लिख देंगे सो फ्लक्स पासिंग थ्रू
ईच टर्न, हर टर्न से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ये पास होगा B इंटू ए, कितना पास होगा बी की म्यू नॉट एन आई अपान एल इंटू ए। यहाँ पे जो म्यू नॉट है इसको पता है ना क्या कहते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिबिलिटी, म्यू नॉट को बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये भी याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट है क्या। तो ये वैल्यू आ गई, 5 हो गया। हमको तो बच्चों चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ लिख देंगे। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा L, तो वही N फाई अपान आई फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको बताओ जरा, तो L बराबर मिलेगा N फाई की वैल्यू म्यू नॉट एन आई ए अपान एल अपान में आई से आई कैंसिल हो गया। देखो ऊपर भी आई था नीचे भी आई था, तो आई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास बचा L की वैल्यू म्यू नॉट, देखो एन स्क्वायर ए अपान एल, एन स्क्वायर ए अपान एल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, कभी कभी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट लेंथ में भी ये फार्मूला पूछ लेते हैं। तो आपको पता है नंबर ऑफ यूनिट लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ एन अपान एल होता है। तो यही फार्मूला ऐसे भी बन जाता है म्यू नॉट एन कैपिटल एन, ठीक है, ए, ये भी फार्मूला हो सकता है। तो कोई भी एक फार्मूला इसमें से ये वाला भी डिराइव कर लेंगे तो काम चल जाएगा। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। सीबीएसई बोर्ड 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 33 के ए का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट ये है कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन व्हेन एन एसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 अपॉन पाई हर्ट्ज एंड अ डीसी सोर्स इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो देखो बच्चों जो कॉइल होती है, जो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, बेसिकली क्या है कि ये एक एलआर सर्किट होता है। कौन सर्किट होता है, एलआर। इसमें एल मतलब इंडक्टेंस भी होता है और इसमें आर मतलब रेजिस्टेंस भी होता है। तो इन्होंने बोला कि जब एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज, ये करंट, ये वोल्टेज, ये करंट, ऐसा कुछ मिलता है, और जब डीसी सोर्स लगा देते हैं तो ये मिलता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब एसी सोर्स लगेगा तो ये एलआर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें इंडक्टर भी काम करेगा और रेजिस्टेंस भी काम करेगा, जो वायर्स का रेजिस्टेंस है वो काम करेगा। बट जब हम उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो बच्चों उसका केवल एक रेजिस्टर काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंडक्टर है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है एक्सेल, ये 0 हो जाता है डीसी के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। दैट्स वाई एक्सेल बराबर 2 पाई एफएल से अगर हम बात करें तो क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। किसके लिए? डीसी के लिए। किसके लिए 0 मिलता है? डीसी के लिए। तो डीसी के लिए एक्सेल 0 हो जाता है। तो जब डीसी लगा होगा तो इस कॉइल में केवल रेजिस्टेंस काम करेगा। होगी तो पूरी कॉइल ऐसे, बट उसमें काम क्या करेगा? केवल रेजिस्टर। ये अगर बात आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम एसी सोर्स लगाते हैं तो हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा। वोल्टेज अपान करंट का देखो रेशियो हर जगह क्या है, सेम है। तो 3/0.5 करोगे तब भी 6 आएगा, 6/1 तब भी 6, 9/1.5 तब भी 6, यानी कि 6 ओम तो रजिस्टर है। बट वो कौन सा रजिस्टर कहा जाता है?
तो उस रेजिस्टेंस को हम एक नया नाम दे देते हैं ना, रेजिस्टर थोड़ी ना बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको हम लोग नया नाम देते हैं क्या, इम्पीडेंस। जब LR सर्किट होता है तो V और I की रेशियो क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। मतलब यहाँ पे जो इम्पीडेंस दिया है वो कितना दिया है, VAC अपान IAC। तो ये मिल जाएगा हमारे पास इम्पीडेंस जो निकलेगा, लिख दें यहाँ पे इम्पीडेंस, ठीक है। ये क्या निकलेगा, VAC, AC का V कोई भी ले लो, अपान IAC उसी के सामने वाला, अगर 3 लिया तो ये लेंगे, 6 लिया तो ये, सिंपल। तो ये Z आ जाएगा हमारे पास 6 ओम, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे फॉर DC सर्किट, तो DC में जो V अपान I होगा ये प्योर रेजिस्टेंस को बताएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इंडक्टर काम ही नहीं करता। इसका मतलब R इज इक्वल टू VDC अपान IDC, ये मिल गया। ये क्या मिलेगा, VDC, DC का V कितना है 4 अपान IDC कितना है 1। अब 6 अपान 1.5 लोगे तब भी वही आएगा, है ना, 8 अपान 2 लोगे तब भी वही आएगा, आंसर सेम आता हमेशा। यानी कि R आ गया 4 ओम। हमको चाहिए बच्चों इसमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, तो पहले हम एक्सेल निकालेंगे। कैसे, वी नो दैट, क्या जानते हो, Z इज इक्वल टू रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी कि अगर हम Z का स्क्वायर कर लें तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहां से आप XL की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो XL स्क्वायर इज इक्वल टू Z का स्क्वायर, Z का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, XL स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, देखो यानी कि 36 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आएगा माइनस का 16। तो XL स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो XL कितना आ जाएगा, रूट 20 है, दोनों तरफ रूट ले लिया हमने। तो XL की वैल्यू हो जाएगी रूट 20, या कह सकते हो 2√5 ओम। XL कितना आएगा, XL को बोलते हैं क्या, XL को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस, XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस से क्या रिलेशन होता है, तो XL बराबर होता है 2πfL। हमें ये L निकालना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, XL अपान 2πf। क्या हो जाएगा, XL अपान 2πf। तो L इज इक्वल टू क्या होगा, XL कितना दिया है 2√5 अपान 2πf। यहां पे देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी दे रखा था शुरुआत में क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था 200 अपान पाई हर्ट्ज। ये किसकी फ्रीक्वेंसी थी, AC सोर्स की, तो वो यहाँ यूज कर लेंगे क्योंकि AC के लिए ही XL होता है। तो F का मतलब 200 अपान पाई, 200 अपान पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 0.5√5 इंटू 10⁻⁻² हेनरी। थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये आएगा 0.5 और √5 वैल्यू 2.23 इंटू 10⁻⁻²। इसको आप जब सॉल्व करेंगे 1.1115 इंटू 10⁻⁻² हेनरी, या फिर हम लिख सकते हैं 11.15 तो 10⁻³ हो जाएगा हेनरी, ठीक है, या 11.15 मिली हेनरी। तो चाहे आप ये आंसर लिखो चाहे आप ये आंसर लिखो, दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग ट्राई कर रहे हैं। 33 का बी पार्ट ये है कि
With the help of labeled diagram, describe the principle and working of an AC generator. Hence, obtain an expression for the instantaneous value of EMF generated. Okay. तो इस क्वेश्चन में आपको AC जनरेटर का डायग्राम बनाना था, ये लेवल डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। इसमें आपको इस AC जनरेटर का प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है और इंस्टेंटेनियस EMF का एक्सप्रेशन बताना है। देखिए बच्चों, AC जनरेटर का ये डायग्राम है और AC जनरेटर होता क्या है। तो AC जनरेटर इज अ डिवाइस which is used to convert, ठीक है, डिवाइस टू कन्वर्ट, ये क्या कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ध्यान रखिएगा। तो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, ये भी लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज एंड करंट। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, अब देखिए बच्चों, इतना समझ गए हम लोग। अब बात आती है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बच्चों, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जरा बात करते हैं। ठीक, तो इट इज, तो ये क्या है कि भाई इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल इसका क्या है कि जब दो मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर कॉइल घूमती है, आर्मेचर क्या है, कॉपर के वायर को क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन पे व्रैप कर देते हैं, कॉइल बना लेते हैं, उस कॉइल को बोलते हैं आर्मेचर। तो जब दो मैग्नेट के बीच में, जिसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे दिख रही है, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड गई है, उसमें जब हम किसी कॉपर की कॉइल को, यानी कि आर्मेचर कॉइल कौन सी, ABCD को घुमाते हैं, तो घुमाने से इसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है। ये इसका है प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसमें और ब्रीफली इसको लिख सकते हो कि ऑन रोटेटिंग अ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल रोटेट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा कॉइल में। ऑन चेंजिंग फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड EMF अच्छा, इसका मतलब जब किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज करते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। कौन से फ्लक्स में चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिखना चाहिए, ठीक है, मैग्नेटिक आपसे लिख देना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद कॉइल द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड। तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता है। तो फैराडे जी ने भी बताया था, वही है समझो, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। अब हमको देखना है वर्किंग। तो भाई वर्किंग क्या होती है, तो जब हम दो मैग्नेट के बीच में, ये कौन से मैग्नेट हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, ठीक है। ये जब दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को घुमाते हैं किसी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से, जैसे रोटर होता है उसकी हेल्प से इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जब घुमाते हैं तो क्या होता है
कि इस कॉइल के घूमने से इसमें फ्लक्स चेंज होता है। क्यों भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कभी कॉइल ऐसे होगी तो इसका एंगल इधर बनेगा। और फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। तो जब ऐसे एंगल होगा तो थीटा कितना होगा, ये एंगल इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री है भाई। कॉइल अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रहे हैं इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो उस समय फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। अब जब ये कॉइल घूमेगी कभी ऐसे पहुंच जाएगी तो अब एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ऐसे एरिया वेक्टर हो जाएगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, बी ए कॉस जीरो वैल्यू 1 यानी कि बी ए आ जाएगा। फिर जब ये घूम के ऐसे पहुंच जाएगा तो देखो एरिया वेक्टर अंदर चला जाएगा, फिर से 90 डिग्री, फिर से फ्लक्स 0, फिर ये ऐसे आएगा तो क्या होगा, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा कॉइल का। उस समय क्या होगा, फिर से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बी ए कॉस 180। क्यों, देखो जब ऐसे कॉइल हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है उस तरफ, देखो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। उस समय फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा। अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस बी ए हो जाएगा। फिर से ऐसे घुमाया, फिर से 0 है, मतलब देखो अगर ऐसे कॉइल है तो फ्लक्स 0, बी ए 0, माइनस बी ए, फिर वापस आया 0, बी ए 0, माइनस बी ए, फिर 0। तो इस तरीके से मतलब जब बार बार कॉइल को घुमाओगे तो लगातार इसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा। फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है जो कि यहाँ से एक्सटर्नल सर्किट में हमको मिल जाती है, और उस करंट की डायरेक्शन हर बार चेंज होती रहती है। उस करंट की डायरेक्शन हर बार क्या होती है बच्चों, चेंज होती है, मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो ये इसका हो गया वर्किंग, ठीक है, कि जब कॉइल को रोटेट करते हैं तो लगातार करंट प्रोड्यूस होती है, बट हर हाफ साइकिल के बाद। हाफ साइकिल का मतलब जैसे ऐसे गया फिर ऐसे, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर तक ये सी वाले वायर को अगर देखो थोड़ी देर तक ये नीचे जाएगा, अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। तो जैसे सी डी को देखोगे तो ये ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। तो अगर एक बार करंट इधर प्रोड्यूस होगी किसी तरफ तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट हो जाएगी, मोशन अपोजिट हो रहा है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हर हाफ साइकिल में चेंज होती रहती है अल्टरनेटिंग करंट में, जनरेटर में। अच्छा, एक बात और समझ में आनी चाहिए कि करंट अगर हमको डायरेक्शन निकालने को कह दिया जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने इस कॉइल को ऐसे रोटेट किया, ठीक है, ऐसे रोटेट करने का मतलब है कभी ये पहले CD वाला क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो जब CD वाला पोर्शन नीचे जाएगा तो देखो इंड्यूस्ड करंट वाला रूल लगा लो, क्या होता था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। अच्छा, क्या होता था, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, अच्छा ठीक है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो CD कहाँ जा रही है, अंदर, तो करंट कहाँ फ्लो होगी, इधर। इधर का मतलब हाफ साइकिल में करंट इधर प्रोड्यूस होगी, ऐसे जैसे कि दिखाई गई है। और जब अगले हाफ साइकिल की बात करोगे तो जैसे CD को ही देखो तो ये इधर आ जाएगा, ऊपर उठेगा। तो जब ये ऊपर उठेगा CD वाला पोर्शन, ठीक है, तो CD वाले को मैं देख रहा हूँ, तो जब CD वाला ऊपर उठेगा तो क्या होगा बताओ भाई, ये CD वायर था ऐसे गया, अब इधर से ऊपर उठ रहा हाफ साइकिल के बाद। तो जब ये ऊपर उठेगा तो फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर उठ रहा ऊपर, तो करंट कहाँ फ्लो होगी, इस साइड। इस साइड का मतलब CD में करंट इधर हो जाएगी। तो पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ऐसे ही AB में तुम देख सकते हो, AB में भी करंट, ठीक है। इसका मतलब हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन और वैल्यू चेंज होगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसमें प्रोड्यूस होती है। अब बात आती है एक्सप्रेशन ऑफ EMF। बच्चों हम मान लेते हैं किसी टाइम t पे, ठीक है, किसी टाइम t पे इससे पास होने वाला, कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फाई है, और फाई बराबर हो गया BA cos थीटा। अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा t लिख सकता हूं। क्यों, एंगल इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले लिख देते हैं, एट एनी
इंस्टेंट। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी आ गई। अच्छा, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए, सो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, और कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी फ्रॉम फैराडेज लॉ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस एन डी अपान डी टी ऑफ फाई। फाई की वैल्यू कितनी है, ये है बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ई बराबर आ जाएगा माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ओमेगा साइन ओमेगा टी, वो भी कैसा, माइनस का। ये माइनस यहाँ लग जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई बराबर आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ की बात करें तो क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी को 1 कर सकते हैं, या लिख देंगे फॉर मैक्सिमम ईएमएफ हमको क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ईएमएफ का फार्मूला उस समय क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। तो ई नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम ईएमएफ, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, वो हमने लेट कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब सोचो अगर एन बी ए ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ई नॉट लिख सकते हो, मैक्सिमम ईएमएफ, यानी कि ई बराबर फार्मूला बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर कभी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ का वेरिएशन दिखाना हो विद टाइम तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो t बराबर 0 पे ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, जब t की वैल्यू क्या होगी, ऐसी हो जाएगी t/4, उस समय ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। फिर t/2 पे 0, फिर 3t/4 पे मैक्सिमम लेकिन अपोजिट में, और t पे वापस, मतलब ये t बराबर 0 टाइम हो गया, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/4, ये हो गया t। तो इस तरीके से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम में एक वेरिएशन भी दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में 33 का जो बी पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट का सेकेंड पार्ट ये है कि द कॉइल ऑफ एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 100 tons of wire, each of area 0.5 meter square. The resistance of the wire is 100 ohm. The coil is rotating in the magnetic field of 0.8 Tesla perpendicular to the axis of rotation at a constant angular speed of 60 radian per second. Calculate the maximum EMF generated and power dissipated in the coil. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एसी जनरेटर की कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100, उसका एरिया कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। 100 ओम उस कॉइल का रेजिस्टेंस है और उसमें 0.8 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है और 60 रेडियन पर सेकेंड से उसको घुमा दिया गया। तो हमको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बच्चों, हम लोगों को पता है कि मैक्सिमम वैल्यू का फार्मूला अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, क्या होता है, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, तो यहां से हम मैक्सिमम ईएमएफ को
यानी कि ई नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे पावर डिसिपेट भी निकाल देंगे। अच्छा देखो बच्चों, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, n 100, b 0.8, a 0.5, ओमेगा 60। आ गया। देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इसमें पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से ये 100 कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास, 8 5 जा 40, 40 इंटू 60 कितना हो जाएगा 2400। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ आएगी वो कितनी आएगी 2400 वोल्ट। अच्छा इससे पूछा गया कॉइल में कितना पावर डिसिपेट होगा। बच्चों आपको पता है कि ये जो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है ये हमेशा तो रहेगी नहीं, ये तो एक साइकिल मिलती थी, याद करो ऐसे, कभी जीरो मिलेगा वोल्टेज, कभी मैक्सिमम मिलेगा, फिर जीरो आएगा, फिर अपोजिट मैक्सिमम जाएगा, अपोजिट मैक्सिमम फिर जीरो आएगा, फिर ऐसे चलता रहता है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा होता है, जैसे 100 ओम लगा हुआ है, तो इसकी पावर का फार्मूला बच्चों होता है ERMS IRMS cos फाई। बट आपको पता है अल्टरनेटिंग सर्किट में जब ओनली रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है 1। क्यों? क्योंकि उस समय करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, तो उनके बीच का फेस डिफरेंस 0 होता है, इसलिए। अच्छा तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से ERMS, मतलब हम कह सकते हैं E0/√2। याद करो RMS वैल्यू क्या होती थी E0/√2। IRMS को क्या लिख सकते हैं I0/√2, ठीक है। अच्छा क्या आप यहाँ पे I0 को E0/R भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, रख दो। तो पावर का फार्मूला हो जाएगा E0 इंटू E0/R, √2 क्या बन जाएगा 2, यानी कि पावर का फार्मूला बन गया 1/2 E0²/R। ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट E/R यूज कर लिया E²/R तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको यही फार्मूला यूज करना है। अच्छा तो पावर का फार्मूला अब क्या आएगा, हाफ E0², तो कितना है 2400 इंटू 2400/R। R का वैल्यू कितना है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, ये 2 से इसको कैंसिल करो, कितना जाएगा 12 टाइम्स, तो P इक्वल टू कितना आएगा 0.00828, तो इतने वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28,800 वाट, तो 28800 वाट, ये हमारा पावर का आंसर आ गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।